25 जून 1975 का वो दिन जब इंदिरा गांधी की सरकार ने इंडिया में इमरजेंसी लागू कर दी थी। और इमरजेंसी को वो टाइम पीरियड कहा जाता है जो कि इंडिया की डेमोक्रेसी का डार्केस्ट पीरियड है, क्योंकि इस टाइम पर किसी को भी सरकार के खिलाफ बोलने की कोई भी आज़ादी नहीं थी। लोगों के फंडामेंटल राइट्स ले लिए गए थे और अगर गवर्नमेंट के खिलाफ कोई आवाज़ उठाने की कोशिश करता भी था, चाहे वो अपोजिशन का लीडर हो, चाहे वो उनकी पार्टी का लीडर हो, मतलब कांग्रेस पार्टी का लीडर हो, तो पुलिस अरेस्ट कर लिया करती थी। तो ये था डिक्टेटरशिप का वो टाइम कि इंडिया के सिटीजन्स ने विटनेस किया और जिन्होंने भी उस पीरियड को जिया है वो ये कभी नहीं चाहते कि वापस से वो पीरियड वो दोबारा देखें। तो आइए समझते हैं कि क्या वो रीजंस थे जिनकी वजह से इमरजेंसी लगाई गई और क्या सिचुएशन थी एक्चुअली हमारे भारत देश की उस टाइम पर, इमरजेंसी के टाइम पर क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ का सामना कर रहे थे हिंदुस्तान के नागरिक। इसकी शुरुआत होती है 1969 में, जब इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट 14 प्राइवेट बैंक्स को, जिसके की शेयर होल्डर्स बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, इसको नेशनलाइज करने की बात करती है, गवर्नमेंट के कंट्रोल में लेने की बात करती है। अब यहाँ पर जब 14 बैंक्स को नेशनलाइज करने का फैसला लिया गया तो जाहिर सी बात है जो बड़े बड़े शेयर होल्डर्स इसके थे, जो भी बिजनेसमैन थे जैसे JRD टाटा, और इसके अलावा भी बहुत बड़े बड़े शेयर होल्डर्स इन बैंक्स में थे, जो जब ये बैंक्स प्रॉफिट अर्न करते थे तो इन शेयर होल्डर्स को भी फायदा होता था। बैंक्स का कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में चले जाने के बाद में इस तरह से प्रॉफिट अर्न करना मुमकिन नहीं था। जाहिर सी बात है कि शेयर होल्डर्स को, जो बड़े बड़े शेयर होल्डर्स थे, उनको इंदिरा गांधी का ये फैसला बिल्कुल पसंद नहीं था। लेकिन इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट बिल्कुल एडमेंट थी इन बैंक्स को नेशनलाइज करने के लिए। यहाँ पर पार्लियामेंट का सेशन 21 जुलाई 1969 में शुरू होने वाला था और प्रेसिडेंट का टेन्योर, जो 5 साल का टेन्योर होता है, वो 20 जुलाई 1969 को ख़त्म होने वाला था। बिना प्रेसिडेंट के असेंट के ये ऑर्डिनेंस को रोल आउट नहीं किया जा सकता था। इस वजह से 18 जुलाई को बहुत ही जल्दबाजी में इसका एक ड्राफ्ट तैयार किया जाता है और 20 जुलाई से पहले पहले प्रेसिडेंट की असेंट इस पर ले ली जाती है और यहाँ पर बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया जाता है। इस बात से नाराज होकर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एक शेयर होल्डर RC कूपर ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी अपील की और यहाँ पर जब सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले को देखा तब सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये कहा कि ये वाकई जो भी डिसीजन गवर्नमेंट की तरफ से लिया गया है ये शेयर होल्डर्स के लिए नाइंसाफी है और इस ऑर्डिनेंस को सुप्रीम कोर्ट ने गलत ठहराया। यहीं से इंदिरा गांधी गवर्नमेंट और जुडिशरी के बीच का एक टसल सा शुरू हो जाता है। इंदिरा गांधी हमेशा ही जुडिशरी को ओवर पावर करने की कोशिश करती है। यहाँ पर इंदिरा गांधी एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेकर आती हैं और सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट को रिवर्स कर देती है और वो 14 बैंक नेशनलाइज हो जाते हैं। अब साल आ जाता है 1971, जब इंदिरा गवर्नमेंट के सामने फिर से प्रीवी पर्स का एक मामला सामने आता है। ये प्रीवी पर्स वो पेमेंट थी जो रॉयल फैमिलीज को दी जाती थी सरकार की तरफ से जब भारत आज़ाद हुआ था और इन प्रिंसली स्टेट्स को हिंदुस्तान में मर्ज किया गया था। तब से ही हिंदुस्तान की गवर्नमेंट प्रीवी पर्स के नाम पर इन रॉयल फैमिलीज को पेमेंट दिया करती थी। लेकिन इंदिरा गांधी को ये बात पसंद नहीं आई और उन्होंने प्रीवी पर्स को भी कॉश करने का ऑर्डिनेंस पास किया, लेकिन ये राज्यसभा में पास नहीं हो पाया। इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया कि आज के बाद किसी भी रॉयल फैमिली को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा। जब किसी भी रॉयल फैमिली को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा तो प्रीवी पर्स का भी कोई अस्तित्व रह नहीं जाता है। यहाँ पर कोई भी पेमेंट रॉयल फैमिलीज को नहीं दी जाएगी। तो जाहिर सी बात है कि रॉयल फैमिलीज जिनको ये पेमेंट मिला करती थी वो भी इस फैसले से नाराज थे। यहाँ से फिर से मामला पहुँचता है सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा गांधी के इस डिसीजन को, इस फैसले को नल एंड वॉइड घोषित कर दिया। लेकिन इंदिरा गांधी वापस से जुडिशरी को ओवर पावर करने की कोशिश करती है और एक अमेंडमेंट लाती है जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला फिर से रिवर्स हो जाता है। और यहाँ पर हमें फिर से देखने को मिलता है कि किस तरह से इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट बराबर से जुडिशरी को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश कर रही थी।
यहाँ पर 1971 ही वो साल था जहाँ पर इलेक्शंस होने थे। जब इलेक्शंस होते हैं तो उसमें कांग्रेस की धुआंधार विक्ट्री होती है, वापस से कांग्रेस की सरकार सत्ता में आ जाती है और इंदिरा गांधी बनती है पीएम। और 1971 का टाइम ही वो टाइम था जब पाकिस्तान के साथ इंडिया की वॉर कंक्लूड हुई थी और पूरी पाक आर्मी ने इंडियन आर्मी को बिना किसी शर्त के सरेंडर किया था। अब क्योंकि यहाँ पर वॉर का टाइम चल रहा था, इस वजह से कंट्री में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा था। यहाँ पर एक तरफ तो कांग्रेस नारा दे रही थी गरीबी हटाओ का, लेकिन सिचुएशन कुछ और ही दिखा रही थी क्योंकि प्राइजेस बढ़ते चले जा रहे थे, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा था, गरीबी थी, बेरोज़गारी थी, भुखमरी थी, चारों तरफ का माहौल बहुत ही ख़राब था। और यहीं पर शुरू होता है इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट को ट्रबल का सिलसिला। लगातार इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट यहाँ से जब तक इमरजेंसी नहीं लगाई जाती है तब तक पूरी तरह से घेर ली जाती है और हर तरफ से कहीं हड़ताल का सामना करना पड़ रहा था, कहीं प्रोटेस्ट का सामना करना पड़ रहा था। और चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो, हर कोई इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहा था। अब यहाँ पर जब इंदिरा गांधी पे जाती हैं तो उनके खिलाफ ये चार्जेस लगाए जाते हैं कि उन्होंने गवर्नमेंट की मशीनरी का यूज़ करके अपने इलेक्शन की कैंपेनिंग की, अपनी रैलीज में गवर्नमेंट एसेट्स को यूज़ किया है, उनकी मदद ली है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स ने उनकी मदद की है। ऐसा कहा जाता है उनके जो पर्सनल सेक्रेटरी हुआ करते थे यशपाल कपूर, क्योंकि ये एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे और गवर्नमेंट एम्प्लॉय को किसी भी इलेक्शन की कैंपेनिंग में किसी भी तरह की हेल्प देना अलाउड नहीं होता है। लेकिन यशपाल कपूर ने इंदिरा गांधी की इलेक्शन की कैंपेनिंग में बहुत मदद की थी। यहाँ पर ये कहा गया कि इन्होंने यशपाल कपूर को अपना इलेक्शन एजेंट बनाया था, अपनी रैलीज ऑर्गेनाइज करवाई थी और इन्होंने अपनी रायबरेली सीट पर अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए गवर्नमेंट की मदद से एक बहुत ऊंचा स्टेज अपनी कैंपेनिंग के लिए बनाया था। अब यहाँ पर राज नारायण की तरफ से इंदिरा गांधी के इलेक्शन के अगेंस्ट इनके इलेक्शन को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कराने के लिए अपील दे दी जाती है। इंदिरा गांधी के इलेक्शन के अगेंस्ट केस इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल ही रहा था और दूसरी तरफ इंदिरा गांधी को पूरे देश में अलग अलग जगहों से प्रोटेस्ट का सामना करना पड़ रहा था। 1973 में इस इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम के चलते, महंगाई के चलते बिहार में स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट के लिए उतर जाते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट अपना प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं तो पुलिस इन स्टूडेंट पर लाठी चार्ज कर देती है और यहाँ पर 3 स्टूडेंट्स की जान चली जाती है। अब यहाँ पर बुलाया जाता है जयप्रकाश नारायण जी को, जो कि अपोजिशन के लीडर थे, क्योंकि यहाँ पर 3 स्टूडेंट्स की जान चली गई थी। तब इस आंदोलन को आगे बढ़ाते हैं जयप्रकाश नारायण और उनका एक ही नारा था कि किसी भी तरह से इस गवर्नमेंट को क्वॉश कर देना। इसके अलावा 1974 में इंदिरा गांधी को सेटबैक तब लगता है जब जॉर्ज फर्नांडिस, जो उस समय रेलवे एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे, वहां पर एक बहुत बड़ी हड़ताल को ऑर्गेनाइज करवाते हैं और वहां पर वो बात करते हैं वर्कर्स के लिए बेटर वर्किंग कंडीशन और हायर पेज की। यहाँ पर ये प्रोटेस्ट इतना ह्यूज हो गया था कि आज तक की सबसे बड़ी अगर इंडस्ट्रियल हड़ताल कोई हुई है तो यही हुई है जो रेलवेज की 1974 में जॉन फर्नांडिस की प्रेसिडेंटशिप में की गई थी। यहाँ लगभग 15 लाख से भी ज़्यादा एम्प्लॉय इस प्रोटेस्ट में भाग लेते हैं। तरफ इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट के खिलाफ इतने प्रोटेस्ट चल ही रहे थे, दूसरी तरफ उनका जो इलेक्शन का मामला जो हाई कोर्ट में पेंडिंग था उसका भी फैसला आना ही था। 12 जून 1975 का वो दिन था जब 10 बजे इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहन सिन्हा ने अपने 259 पेजेस का जो जजमेंट था वो इंदिरा गांधी के इलेक्शन के केस में सुनाया। यहाँ पर इंदिरा गांधी के ऊपर 14 चार्जेस जो लगाए गए थे उसमें 2 चार्जेस में इंदिरा गांधी को दोषी पाया गया और ये कहा गया कि इंदिरा गांधी ने गवर्नमेंट की मशीनरी को यूज करके अपने इलेक्शन की कैंपेनिंग की है जो कि इनवैलिड है और इंदिरा गांधी के एज अ पीएम इलेक्शन को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया। अब इंदिरा की गवर्नमेंट के लिए ये बहुत बड़ा सेटबैक था। यहाँ पर इंदिरा गांधी की लोकसभा मेंबरशिप को क्वॉश कर दिया गया और साथ ही साथ इंदिरा गांधी अगले 6 सालों तक कोई भी इलेक्शन नहीं लड़ सकती थी। अब यहाँ पर
इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट को बहुत बड़ा सेटबैक लगता है और इंदिरा गांधी वापस से सोच में पड़ जाती है जब ये डिसीजन सामने आता है और ये खबर पहुंचती है संजय गांधी, जो कि इंदिरा गांधी के बेटे थे और पॉलिटिकली उनके लिए एक सलाहकार की तरह भी काम करते थे। यहाँ पर वो अपने गुड़गांव के मारुति प्लांट में थे। जैसे ही ये डिसीजन सामने आता है वो दिल्ली की तरफ भागते हैं और वहाँ पर पूरा डिस्कशन होता है कि आखिर नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। इंदिरा गांधी ने अभी भी पीएम की पोस्ट से रिजाइन नहीं किया था। इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट में 2 लॉबी होती थी। एक लॉबी वो होती थी जिसमें वो मिनिस्टर्स होते थे जो इंदिरा गांधी के करीबी थे और दूसरी लॉबी वो थी जिसमें वो मिनिस्टर्स होते थे जो संजय गांधी के करीबी थे। हालांकि दोनों लॉबीज ये चाहती थी कि इंदिरा गांधी पीएम बनी रहे। यहाँ पर इंदिरा गांधी एक बार को पीएम की पोस्ट छोड़ने पर भी अपना विचार करती हैं, पर इंदिरा गांधी सुप्रीम कोर्ट जाती। सुप्रीम कोर्ट में उन्हें कुछ खास राहत तो नहीं मिलती, लेकिन सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर ये कहती है कि इंदिरा गांधी जब तक नेक्स्ट हियरिंग हो तब तक पीएम बनी रह सकती है। अब यहाँ पर इंदिरा गांधी ने अपनी स्ट्रैटेजी बनाना, इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ने उनके जो चाहने वाले मिनिस्टर्स थे एक स्ट्रैटेजी बनाने की शुरुआत कर देते हैं कि किस तरह से अगला मूव करना है। 20 जून 1975 को एक रैली ऑर्गेनाइज की जाती है इंदिरा गांधी को ग्लोरीफाई करने के लिए और इंदिरा गांधी स्टेज पर चढ़ती है और उस स्टेज पर इंदिरा गांधी की फैमिली फोटो लगी हुई होती है और यहाँ पर इंदिरा गांधी एक बहुत ही ज़्यादा इमोशनल स्पीच देती हैं और इंदिरा गांधी को ग्लोरीफाई करने की पूरी कोशिश की जाती है। 20 जून जब ये रैली हुई थी उसके 5 दिन बाद ही जेपी नारायण, जो कि ऑपोजिशन के लीडर थे, वो दिल्ली में एक बहुत बड़ी रैली करने वाले थे। जेपी नारायण जब अपनी रैली रामलीला मैदान में दिल्ली में करते हैं तो वहाँ पर ह्यूज अमाउंट में भीड़ इकट्ठा होती है और यहाँ पर जेपी नारायण ये नारा देते हैं इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट को कि सिंहासन खाली करो कि जनता। जेपी नारायण पुलिस और मिलिट्री से भी अपील करते हैं किसी की भी मैलिफाइड इंटेंशन से दिए गए ऑर्डर्स को ना माने, क्योंकि ये उनके रूल बुक में नहीं लिखा हुआ है। ये रैली बहुत ही ज्यादा ह्यूज फॉर्म ले लेती है। यहाँ पर कहा जाता है कि इंदिरा यहाँ पर थोड़ा डर भी जाती हैं। उनको ये समझ में नहीं आता है कि इस सिचुएशन को किस तरीके से टैकल किया जाए। प्रेस अपनी एक सीक्रेट मीटिंग करती है और इस सिचुएशन को टैकल करने के लिए सोल्यूशन ढूंढने में लग जाती है। सोल्यूशन ढूंढने की होड़ में यहाँ पर इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट पहुंचती है इमरजेंसी के कंक्लूजन पर। यहाँ पर आर्टिकल 352 में इमरजेंसी के 3 क्लॉजेस बताए गए थे। सबसे पहला, अगर कंट्री की किसी दूसरी कंट्री से वॉर हो जाती है, कोई एक्सटर्नल एग्रेशन हो जाता है या फिर कोई इंटरनल डिस्टर्बेंस हो जाता है। सिचुएशन चल रही थी, उसके चलते इंटरनल डिस्टर्बेंस को बेस बना करके इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ने इमरजेंसी को लगाने का, अप्लाई करने का कंट्री में फैसला लिया। अब यहाँ पर इमरजेंसी की कांग्रेस की गवर्नमेंट की तरफ से प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाती है। दिल्ली के बड़े बड़े ऑफिशियल जैसे कि एसपी, आईजी, डीआईजी, इनके साथ मीटिंग की जाती है। तिहाड़ जेल के सुपरिटेंडेंट और जेलर को ये इन्फॉर्म किया जाता है कि वो अपनी जेल में 200 से ज्यादा लोगों को अकोमोडेट करने की जगह बना ले। रात 12 बजे इंडियन एक्सप्रेस का वैन जब डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अपने न्यूज़पेपर्स को ले जाने के लिए तैयार खड़ा था, वहां पर पुलिस पहुंच जाती है और उस वैन को अपने कब्जे में ले लेती है ताकि लोगों के पास न्यूज़पेपर ना पहुंच पाए और न्यूज़पेपर की वजह से कोई भी इमरजेंसी की इंफॉर्मेशन लीक ना होने पाए। सारे मीडिया हाउसेस की इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को कट कर दिया जाता है ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन इमरजेंसी के बारे में लीक ना हो सके। 25 जून 1975 को रात 8 बजे इंदिरा गांधी पहुंचती है प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद के पास और उनसे इंटरनल डिस्टर्बेंस को बेस बनाकर इमरजेंसी लागू करने के लिए कहती है और रात 11 बजे तक प्रेसिडेंट के पास इमरजेंसी का ड्राफ्ट पहुंच जाता है। प्रेसिडेंट उस पर साइन कर देते हैं और पूरे देश में इमरजेंसी लग जाती है। यहाँ पर अभी तक किसी को इमरजेंसी के बारे में इन्फॉर्म नहीं किया गया। सुबह 6 बजे इंदिरा गांधी अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एक मीटिंग करती हैं और यहाँ पर इमरजेंसी लगाए जाने के बारे में अपने मिनिस्टर्स को बताती हैं। पर किसी भी मिनिस्टर ने इस बात पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं शो किया और ना ही उनसे कोई सवाल पूछा कि आखिरकार ऐसी क्या सिचुएशन आ गई जो इमरजेंसी लगाने की ज़रूरत पड़ी। इमरजेंसी के डिक्लेरेशन के प्री प्रिपरेशन में संजय गांधी ने अपोजिशन के कुछ लीडर्स की लिस्ट बनाई थी जिनको इमरजेंसी लगाने के बाद में अरेस्ट किया जाना था। उसी के चलते जेपी नारायण
जो कि गांधी शांति प्रतिष्ठान में रात के 1:30 बजे आराम से सो रहे थे, उनको वहां से पुलिस अरेस्ट कर लेती है और उनको ले जाती है संसद मार्ग थाने पर। जैसे ही जेपी नारायण के अरेस्ट की खबर सामने आती है, वहां पर पहुंचते हैं चंद्रशेखर, जो कि बीजेपी के उस टाइम के बहुत बड़े नेता थे। यहाँ पर चंद्रशेखर को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। धीरे धीरे अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और भी बहुत बड़े बड़े नेता जिनको अरेस्ट कर लिया जाता है। 26 जून 1975 तक बहुत सारे बड़े बड़े लीडर्स को यहाँ पर अरेस्ट कर लिया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि लगभग 36,000 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया था इमरजेंसी के टाइम पर। इंदिरा गांधी देशवासियों को इमरजेंसी लागू करने का मैसेज देती हैं रेडियो के थ्रू। इंदिरा गांधी पब्लिक से ये कहती हैं कि प्रेसिडेंट ने इमरजेंसी लगा दी है और इसको लेकर पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस पीरियड को डार्केस्ट पीरियड ऑफ डेमोक्रेसी इसलिए कहा जाता है। लोगों के फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो गए थे। यहाँ पर गवर्नमेंट के अगेंस्ट अगर कोई बोलता था तो उसे तुरंत अरेस्ट कर लिया जाता था। संजय गांधी ने दिल्ली का जो स्लम एरिया था उसको रिमूव कर दिया था। ये कहना था कि ये इंडिया की इमेज को, ये स्लम एरिया इंडिया की इमेज को अच्छा शो नहीं करती है, इस वजह से इस स्लम एरिया को यहाँ से हटा दिया गया। लोगों की फोर्स नसबंदी की गई। यहाँ पर ये नहीं देखा गया कि उसकी उम्र क्या है, शादीशुदा है या नहीं है। ज़बरदस्ती लोगों की नसबंदी कर दी गई पॉपुलेशन कंट्रोल के नाम पर। यहाँ पर यह कहा जाता है कि 8 लाख से भी ज़्यादा लोगों की नसबंदी की गई। सारे इलेक्शन कैंसिल कर दिए गए। उससे न्यूज़पेपर्स को बैन कर दिया गया ताकि लोगों को इमरजेंसी में होने वाली किसी भी तरह की कार्यवाही का पता ना चल सके। यहाँ तक कि उस समय के इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के मिनिस्टर थे I.K. गुजराल, जिनको संजय गांधी ने क्लियर इंस्ट्रक्शन दिए थे कि कोई भी न्यूज़ जब भी पब्लिश होती है तो आप उसको पर्सनली गो थ्रू करेंगे कि वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई न्यूज़ ना छापे, ना ही इमरजेंसी में होने वाली किसी कार्रवाई के बारे में पब्लिक को कुछ पता चल पाए। कि गुजराल ने जब इस बात पर संजय गांधी से सवाल किया, संजय गांधी ने I.K. गुजराल को उनकी पोस्ट से हटा दिया और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर बनाए गए के शुक्ला, जिन्हें सेम इंस्ट्रक्शन दिए गए और जिन्होंने इसको फॉलो भी किया। कई सारे मीडिया हाउसेस बैन कर दिए गए। फिल्म मेकर्स ने इमरजेंसीज पर मूवीज बनाई और इन मूवीज को भी गवर्नमेंट की तरफ से बैन कर दिया गया। सेस और जमात इस्लामी जैसी ऑर्गेनाइजेशन को बैन कर दिया गया। तो यहाँ पर ये देखने में आया कि इमरजेंसी के टाइम पर लोगों की फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, हर तरह का फंडामेंटल राइट्स, गवर्नमेंट के खिलाफ बोलने का जो राइट एक पब्लिक को होता है वो छीन लिया गया। इसीलिए इसको डार्केस्ट पीरियड ऑफ डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। 19 महीने तक ये सिचुएशन बनी रहती है और 21 मार्च 1977 को इमरजेंसी ख़त्म की जाती है। अब यहाँ पर इंदिरा गांधी और उनके चाहने वाले मिनिस्टर्स को ये लगा कि अब तक ऑपोजिशन को सरप्रेस कर दिया गया है तो उनकी पावर ख़त्म हो गई होगी और इसी कॉन्फिडेंस के चलते इलेक्शंस करवा दिए जाते हैं। पार्टी को एक ऐसा सेटबैक मिलता है और यहाँ पर एक ऐसा सबक मिलता है कि जनता ही इस देश की कर्ता धर्ता है। वो चाहे तो किसी को भी सिर का ताज बना सकती है और वो चाहे तो किसी को भी पैरों की धूल बना सकती है। कांग्रेस को लगता है बहुत बड़ा झटका और 153 सीटों पर ही कांग्रेस की गवर्नमेंट सिमट करके रह जाती है और गवर्नमेंट बनती है जनता पार्टी। यहाँ तक कि संजय गांधी और इंदिरा गांधी इन दोनों ने अपनी अपनी सीट पर, जिन पर ये हमेशा इलेक्शन लड़ा करते थे, पर भी इनको हार का सामना करना पड़ा और मोरारजी देसाई बनते हैं इंडिया के नेक्स्ट PM। तो यहाँ पर ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट होते हैं जो इमरजेंसी के टाइम में हिंदुस्तान की जनता ने देखे। ये वो दिन थे जो हिंदुस्तान की जनता वापस से देखना नहीं चाहती।